नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर इजराइल ने किया हमला। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह था निशाने पर। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, अगर हमास हथियार डाले तो रुक सकता है युद्ध। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में झांसी की रानी की मूर्ति को लेकर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए शाही ईदगाह समिति को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक, इतिहास को बांटने की कोशिश न करें। तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम में मिलावट मामले के बीच आंध्र में चढ़ा सियासी पारा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को भारी विरोध की वजह से तिरुमाला जाने की नहीं मिली इजाजत। भाजपा का आरोप, जगन मोहन रेड्डी ने जानकारी के बावजूद नहीं की कार्रवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में की कार्रवाई। कांग्रेस ने सिद्धारमैया के इस्तीफे से किया इनकार। भाजपा ने कांग्रेस को बताया एक भ्रष्ट पार्टी। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मांगे वोट। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में अंतर्कलह से किया इनकार। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। और कानपुर में तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश से प्रभावित। मात्र 35 ओवरों का ही हो सका खेल। शुरुआती झटके के बाद संभली बांग्लादेश की टीम। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बनाए 3 विकेट पर 107 रन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। और इस वक्त एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। दक्षिणी बेरूत में इजरायली सेना ने भीषण हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह हमलावरों के निशाने पर था। तो इस वक्त बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। दक्षिणी बेरूत में इजरायली सेना ने भीषण हमला किया है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ये हमला किया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि नसरल्लाह को वहां पर निशाना बनाया गया था। हमारे साथ हमारी संवाददाता जेसिका मौजूद हैं। जेसिका, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सेना ने जो स्ट्राइक करी है ये नसरल्लाह को निशाना मानकर करी थी और ये जो मुख्यालय था हिजबुल्लाह का एक इमारत के नीचे है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है जिस कारण ये हम इस समय एक्सप्लोजन देख रहे हैं। धुआं है पूरी साउथ लेबनान में। और फिलहाल जो बताया जा रहा है कि क्या इसमें जो लोग शामिल हैं हिजबुल्लाह में, क्या उनको भी मार गिराया गया है, या ऐसी रिपोर्ट्स अभी जिस तरीके की इजराइल मीडिया और डिफेंस फोर्सेस से भी आ रही हैं, वहाँ पे हिजबुल्लाह पे कोई भी जानकारी ऐसी सूचित नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है इस स्ट्राइक में। पर फिलहाल निशाना जो था इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है वो हसन नसरल्लाह पे था, जो कि हिजबुल्लाह के लीडर हैं। इस पूरे कैंपेन को, हिजबुल्लाह की पूरी स्ट्रैटेजी को वही देखते हैं जो काफी टाइम से इजरायली डिफेंस फोर्सेस का निशाना रहे हैं। अभी आपको याद होगा कुछ पिछले महीनों में हिजबुल्लाह के एक सीनियर लीडर को भी मार दिया गया था, जो दूसरी तरफ गाजा के लीडर इस्माइल हनिये को भी मार गिराया गया था। तो इजराइल की स्ट्रैटेजी जो इस समय है वो टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की है और इस स्ट्राइक में निशाना इस बार भी हसन नसरल्लाह थे। लेकिन अभी रिपोर्ट कोई ऐसी खबरें ऐसी नहीं हैं सूत्रों के मुताबिक जो ये कंफर्म कर सके कि हसन नसरल्लाह बचे हैं या फिर इस स्ट्राइक में उनकी जान गई है। ठीक है जेसिका,
आज ही जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंयामिन नेतन्याहू, वो यूनाइटेड नेशन में थे और वहाँ पर उन्होंने एक काफ़ी तीखी एक स्पीच वहाँ पर दी। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को निशाना बनाया अपनी स्पीच में, और उसी दौरान ये हमला क्या कुछ संकेत देना चाहता है इज़राइल? ऐसा भी माना जा रहा है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को 2 दिन पहले उन्होंने सीज फायर प्लान की, जो 21 दिन का सीज फायर है, उसकी मंजूरी दी थी। लेकिन 2 दिन बाद उस पर, जैसे कि फ्राइडे को हमने देखा जिस तरीके से बमबारी हुई है और अटैक हुआ है, स्ट्राइक्स हुए हैं, उसको देखकर ये नहीं लगा कि इजराइल अभी रुकने वाला है। और अभी माने कुछ घंटों पहले, कुछ 1 घंटे पहले ये भी खबर आई है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया था कि वो हिजबुल्लाह का जो मुख्यालय है उसको निशाना बनाने वाला है, और उसका इस बार निशाना सीधा हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पे था। और अमेरिका ने इस बात को बताया है कि ये अटैक, ये स्ट्राइक के बाद अमेरिका को खबर मिली है कि इजराइल जो है निशाना बनाने वाला था हसन नसरल्लाह को, और जो उनकी इमारत है, जो उनकी कॉम्प्लेक्स है इमारतों के नीचे। तो फिलहाल अमेरिका की तरफ से हमें ये क्लैरिफिकेशन मिली है। पर जो अभी माहौल है यूनाइटेड नेशंस में, और जिस तरीके से काफी सारी देश, आप देखें फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, इन सारे देशों ने ये 21 दिन का सीज फायर प्लान बनाया था, और ये चाहते थे कि बेंजामिन नेतन्याहू इस पर मंजूरी दे और एक तरीके से वहां पे थोड़ी शांति बहाल हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि 700 लोग, पिछले 1 हफ्ते में 700 लोग लेबनान में अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये बमबारी और ये स्ट्राइक अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। हमारे देश के बच्चे बच्चे के जहन में रानी की झांसी का नाम लेते ही वीरता की मिसाल, एक वीरांगना की तस्वीर उभर आती है जिसके आगे शीश आदरपूर्वक झुक जाता है। परंतु जब दिल्ली के सदर बाजार में डीडीए ने इस वीरांगना की मूर्ति को अपनी ज़मीन पर लगाने का निर्णय लिया तो शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने इसे अपनी ज़मीन बताते हुए विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने उनका दावा अवैध माना। परंतु यही नहीं, इस मसले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस मुद्दे पर अब राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बाद गुरुवार को बने हालात को पुलिस ने वक्त रहते संभाल लिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अता की गई। गुरुवार को ईदगाह मस्जिद में उस वक्त लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी जब सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल किया गया जिसमें दावा किया गया था कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने फौरन मैसेज जारी करके चेतावनी दी कि सदर बाजार इलाके में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करके लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए उकसाया था। फ्राइडे नमाज होती है, वो हो चुकी है, पीसफुली हुई है। एक नमाज 1:30 बजे होती है, एक नमाज 3 बजे होती है। दोनों नमाज आराम से हो चुकी है। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अफवाहें फैली थी उनमें जो भी मिस इन्फॉर्मेशन थी उसको ठीक करने के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं उनको बताया गया था, सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। दरअसल दिल्ली के सदर बाजार में स्थित शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए 25 सितंबर से खुदाई की जा रही थी। ये पार्क ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है और ईदगाह की प्रबंधक कमेटी इस पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे कड़ी फटकार सुनने को मिली। मूर्ति लगाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाली शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने गुरुवार को इसे लेकर माफीनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा, ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि यह डीडीए के अंतर्गत आता है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है।
बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी शहर के झंडेवालान इलाके में आरएसएस कार्यालय के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश कर रही है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया कि यह परियोजना पीडब्ल्यूडी और एमसीडी द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और संजय सिंह हाई कोर्ट में फटकार खा चुकी सांप्रदायिक संस्था के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन गुलाम गौस खां और खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का भी विरोध कर रहे हैं। ये है सच्चाई जो संजय सिंह को नहीं पता। वहीं मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो that the ex-Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is visiting Tirumala Tirupati Devasthanam, and that program does not have the approval of the government, and if any Karyakarta participates in this program, cases would be booked on them. जगन मोहन रेड्डी के तिरुपति जाने और 28 सितंबर को क्षमा अनुष्ठान का ऐलान करने के बाद कुछ संगठनों ने नाराजगी जताई थी, जिसके मद्देनजर तिरुमाला में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वहीं भाजपा नेता माधवी लता भी तिरुमाला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा। माधवी लता ने सवाल किया कि जब रेड्डी ने 18 बार अपवित्र घी को वापस किया, तब आपने उचित कदम क्यों नहीं उठाया? जो भी आना चाह रहे हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगन मोहन जी, जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है, तो अब 18 बार क्यों नहीं चढ़े तिरुमला? 18 बार आप हमारे सामने चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे पत्र लेकर क्यों नहीं आए, जिसने अंडरटेकिंग का, एंडोमेंट का रूल निकाल दिया आपका चाचा? आप तब चुप बैठे थे। आज उस अंडरटेकिंग पे साइन करने का मतलब क्या है? इस बीच आंध्र प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। Congress party from the beginning has been asking for a CBI inquiry, and even today we are writing to the Chief Justice of India asking the Honorable Supreme Court to order a CBI inquiry because this concerns the people of India. ये विवाद तब सुर्खियों में आया जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले हफ्ते ये दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू में एनिमल फैट सहित घटिया सामग्री पाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार बैकफुट पर है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज की गई है। जन प्रतिनिधि कोर्ट द्वारा लोकायुक्त को सीएम सिद्धारमैया की जांच के आदेश दिए जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मैसूर में एफआईआर दर्ज की। सीएम सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1, उनकी पत्नी पार्वती को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन स्वामी को तीसरा और देवराजू को चौथा आरोपी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए कुछ बिहारी विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्र खुद को बिहार के रहने वाले बता रहे हैं और अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति बंगाली में बोल रहा होता है। इस वीडियो को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। मामले में बिहार पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और बंगाल पुलिस को पत्र लिखा है।
पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के कुछ विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र खुद को बिहार का बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग बंगाली में बात करते हुए छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के छात्र एसएससी की जीडी के लिए सिलीगुड़ी गए हुए थे, जहां कुछ लोगों ने इन छात्रों से डॉक्यूमेंट की मांग की और उन्हें धमकाया। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा बयान दिया है। बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बिहार के छात्रों की बंगाल में पिटाई इसलिए की गई क्योंकि वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। इस बीच प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि ममता इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो बिहार का विपक्ष अपने बच्चों के लिए क्यों चुप है? ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरीके से बिहारी लड़के अंकित यादव और उसके साथ जो लोग थे, उनके साथ ये मारपीट किया गया कि तुम बंगाल में कैसे परीक्षा देने आ गया। यहाँ सिर्फ बंगाली और बंगाल के लोग ही को नौकरी का परीक्षा देने का अधिकार है। कहाँ गए लालू जी और प्रतिपक्ष के नेता? इंडी गठबंधन की ही ममता बनर्जी है, आज उनका मुंह बंद है। सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों की कथित मारपीट वाला वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर बिहारी छात्रों की सुरक्षा करने को कहा है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी है। बिहार पुलिस को जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले में आरोपी रजत भट्टाचार्य को हिरासत में लिया गया है। इसी ने सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों को धमकाया था। छात्रों के साथ मारपीट पे कार्रवाई आगे चाहे जो भी हो, मगर ये सवाल उठाता है वहाँ के शासन व्यवस्था पर, जहाँ छात्र परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल बंगाल में बंगाल के ही लोग नौकरी करेंगे, दूसरे राज्यों के लोगों को वहाँ जाकर के बसने और नौकरी करने का अधिकार नहीं है? डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गज उतर गए हैं। तीसरे चरण की 40 में से 24 सीटें जम्मू से और 16 सीटें कश्मीर से हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभाओं को संबोधित कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला। सभी पार्टियों ने अंतिम चरण के चुनाव के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। अंतिम चरण की 40 में से 24 सीटें जम्मू संभाग में। जम्मू संभाग में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 2014 में भाजपा को मिली थी जम्मू संभाग में बड़ी जीत। भाजपा के स्टार प्रचारकों का आक्रामक प्रचार जारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कर रही है जीत का दावा। पीडीपी भी जम्मू संभाग में लगा रही है पूरा जोर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में 50 सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने 1 अक्टूबर को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और भाजपा के बीच है, क्योंकि ज्यादातर सीट पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इस चरण में शामिल कुल 40 में से 24 सीट जम्मू संभाग में है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उस वक्त पार्टी को पूरे प्रदेश में सिर्फ 12 सीट ही मिली थी। इसलिए गठबंधन इस बार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहा है। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जम्मू संभाग में जनसभा कर जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के मुतालबे और मुश्किलात हल हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो तरक्की करें, तो करिए फैसला, आप कर लीजिए फैसला कि आपका आने वाला कल जो है वो आप किसके हाथों बेहतर समझते हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने परिवारवाद को बढ़ावा देकर आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। यहाँ की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब युवाओं ने आतंक को नकार कर विकास की राह को चुना तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज उन लोगों का साथ दे रही हैं जो देश के विरोध में काम करते हैं। युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर। मुख्यतः कश्मीर की पार्टी पीडीपी भी इस बार जम्मू में पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है। पिछले 2 चरण में हुए बम्पर मतदान के बाद सभी दलों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 जनसभाएं रेवाड़ी और अंबाला में हुई, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में पूरा जोर लगा रखा है। हरियाणा के रेवाड़ी और अंबाला में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने रेवाड़ी की रैली में कांग्रेस पर सेना का अपमान करने और अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट की खातिर कांग्रेस एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोल रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अंबाला की चुनावी रैली में 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 10 साल में हमने पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का सिलेंडर भी दिया, जल जीवन का जल भी दिया, एमएसपी पर धान भी खरीदा और साथ में सामाजिक न्याय का पेंशन भी बढ़ाया। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कई गुटों में बटी हुई हरियाणा यूनिट कल राहुल गांधी की असंध रैली में एक साथ मंच पर नजर आई। अब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी में फूट की कहानी मीडिया गढ़ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, आप स्वयं देख लो, इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा में कौन सी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने विस्तार के लिए जोर शोर से लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के सभी नेता जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में उनके दल के पास ही सत्ता की चाबी रहेगी। हरियाणा का परिणाम आएगा, उसमें सत्ता का रिमोट कंट्रोल, सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के हाथ में होगी। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चुनावी समर में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। टीडी न्यूज़। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के संवैधानिक गठन में हो रही देरी को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सचदेवा ने कहा कि जब से दिल्ली नगर निगम में आपका शासन आया है तब से पूरी दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठप है, लोग गंदगी, टूटी सड़कों से परेशान हैं।
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली नगर निगम का संवैधानिक गठन क्यों नहीं होने दे रहे, ये समझ से परे है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का गठन होता है तो उससे दिल्ली के रुके हुए विकास के कार्य शुरू हो सकेंगे, लेकिन जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन आया है तब से एक अजीब सा माहौल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कोई तो कारण बताएंगे आप कि आप स्थायी समिति का गठन क्यों नहीं होने दे रहे। आज पूरी दिल्ली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, लोग गंदगी से परेशान हैं, सड़कें बन नहीं रही हैं, टूटी हुई हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम मुंबई दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है। चुनाव आयोग की टीम ने केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी बैठक की। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और महाराष्ट्र के अन्य प्रशासनिक सचिवों के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य दलों के साथ उनकी प्रतिक्रिया के लिए बैठकें भी की जाएंगी। लेखक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखी किताब मोदी डायलॉग का दिल्ली में विमोचन भाजपा नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीतिक बात के साथ ही मन की बात जैसे कार्यक्रम के माध्यम से गैर राजनीतिक बात भी करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से लिंग अनुपात में सुधार के प्रयास किए, जो कि गैर राजनीतिक विषय है। इन 10 वर्षों में मन की बात ने अपना प्रभाव भारत के समस्त क्षेत्रों में, भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक व्यापक प्रभाव स्थापित किया है और ये मोदी जी के मन की उस भाव को भी दर्शाता है कि जो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, कि उनका मन इस भाव का प्रतीक है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। पुस्तक के लेखक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि ये किताब लोगों के मन की आवाज़ है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पीएम का अलग अक्स नजर आता है जो लोगों को बताना जरूरी है। मोदी डायलॉग एक पुस्तक नहीं है, ये भारत की धड़कन है, भारत की दिल की आवाज है। 2014 में मोदी जी द्वारा शुरू की गई मन की बात ने समस्त भारत को एक सूत्र में बांधा है। मोदी जी ने मन की बात को भारत के हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नारी, पुरुष, मजदूर, गरीब, अमीर, किसान, कामगार, सबकी आवाज बनाया। मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारतीय रक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के 68वें स्थापना दिवस पर डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने निरीक्षण के समय को कम करने और निजी भारतीय कंपनी द्वारा आपूर्ति को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों पर डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस से खास बातचीत की। भारत तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है रक्षा क्षेत्र में, और अब भारतीय कंपनियां इस तरह के इक्विपमेंट्स बना रही है, इस तरह के व्हीकल्स बना रही हैं। और हम यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है DGQA का 68वां रेजिंग डे और मेरे साथ हैं DGQA। आइए हम उनसे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं भारत के आत्मनिर्भर बनने की, तो ऐसी कंपनीज का मेक इन इंडिया कैंपेन का कितना बड़ा रोल होता है? मेक इन इंडिया कैंपेन ये हमारा जो कंपनीज है, सो लार्ज इंडस्ट्रीज है, उनके थ्रू जितना भी वो बड़े प्रोजेक्ट्स है वो पूरा उन्होंने अंडरटेक कर रहे हैं। जो भी अभी व्हीकल्स इधर डिस्प्ले हुआ है, मैक्सिमम व्हीकल्स वो हमारा महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने डिस्प्ले किया है, और ड्रोन्स भी इधर डिस्प्ले किया है, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स भी इधर डिस्प्ले किया है। 90 देशों में भारत अपने रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। कुछ देशों के नाम बताना चाहेंगे और क्या क्या हम भेज रहे हैं बाहर? अभी फॉर एग्जांपल थाईलैंड, बांग्लादेश,
श्रीलंका, सो ये ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ को इन्होंने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये ऐसे ही 90 देश से, सो इनका बहुत सारा प्रोडक्ट्स, डिफरेंट वेरिंग प्रोडक्ट्स को अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की और हम निर्यात की बात कर रहे हैं, ऐसे में DGQA का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी अश्योर आप करते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इस बात को? DGQA का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट्स बनती है, सो उन्हीं का क्वालिटी अश्योरेंस और रिलायबिलिटी, ये दोनों बहुत ज़रूरत चीज़ है। आपकी कितनी लैब्स हैं और कहाँ हैं जो इस काम को देखती हैं? हमारा लैब्स अराउंड 29 लैब्स है, और हमारा 2 प्रूफ रेंजेस भी है। ये प्रूफ रेंजेस में 2 प्रूफ रेंजेस, एक CP इटारसी बोलते हैं और दूसरा लॉन्ग प्रूफ रेंज खमारिया। सर, एक आखिरी सवाल, MSMEs और स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है, उनको किस तरह से आप एनकरेज कर रहे हैं? हाँ, MSME के लिए इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन के लिए इन लोग सब लोग आ रहे हैं, इनका जो ज़रूरत चीज़ है, एक तो कास्ट कम होना चाहिए और इनका टाइमलाइन कम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ में DGQA ने एक्सक्लूसिव ध्यान दे रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष के पैकेज को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुष मंत्रालय के 100 दिन की उपलब्धियों को मीडिया से साझा करते हुए कहा कि PMJ में आयुष के 170 पैकेज को शामिल किया जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुर्वेद ने पूरी दुनिया में पहचान कायम की है और आगे भी सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को शुरू हुए 3 साल हो गए हैं। इस योजना ने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से पूरे देश की स्वास्थ्य स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। अब तक इसके तहत 67 करोड़ से भी अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं, जिनमें 42 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा अकाउंट से जुड़े हुए हैं। इसके तहत 1.3 लाख से अधिक सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें 17,000 से अधिक निजी सुविधाएं हैं। साथ ही 4.7 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को IIT मद्रास का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में 5G इनोवेशन की जानकारी ली और छात्रों से बातचीत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने दूरसंचार में भारत की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत के पिछले दशक में इंटरनेट कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम 5G तकनीक में दुनिया के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अगली तकनीकी क्रांति 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा। Whereas India has followed the world on 4G, we marched with the world on 5G. I am very confident with the time I spent with the Bharat 6G Alliance and the short time I have spent with all of you, that India will lead the world in 6G. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल में बीते 10 सालों में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। कैसे UPA सरकार के दौरान खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की तस्वीर मोदी सरकार में बदली है, इसको लेकर आंकड़ों के साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक लेख लिखा है। केंद्र की मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देते हुए ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मेक इन इंडिया पहल से बीते 10 सालों में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचने वाला पहल बताया है। एक अंग्रेजी दैनिक में अपने आलेख में उन्होंने लिखा कि UPA सरकार के एक दशक के दौरान कुप्रबंधन से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था और महामारी के दौरान उथल पुथल भरी
वैश्विक परिदृश्य में मेक इन इंडिया जैसे पहल और मोदी सरकार की विभिन्न प्रभावी और परिवर्तनकारी नीतियों ने भारत को वैश्विक परिदृश्य में वांछित स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ने देश में खिलौना निर्माण का उदाहरण भी सामने रखा। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि इस पहल से आज खिलौनों के आयात में न केवल आधी कमी आई है, बल्कि भारत में बने खिलौनों के निर्यात में 239% का उछाल आया है। स्टार्टअप इंडिया पहल के कारण लगभग 15 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। ये स्टार्टअप न केवल नौकरियां पैदा कर रहे हैं, ये खाद्य अपव्यय को कम करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों की मदद करने और स्वच्छता में सुधार करने के लिए समाधान भी प्रदान कर रहे हैं। सरकार 11 औद्योगिक गलियारों और 20 स्मार्ट शहरों के विकास जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण का भी समर्थन कर रही है, जिससे 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुआ है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं PLI को विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव का वाहक मानते हुए पीयूष गोयल लिखते हैं कि ये योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। इन योजनाओं ने विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इस पहल के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 11,11,111 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया, जिसका अर्थव्यवस्था और विनिर्माण पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। MSME को सहायता देने के लिए सरकार ने कारोबार सुगमता के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 42,000 गैर जरूरी सत्यापनों को समाप्त करना और छोटे अपराधों के लिए आपराधिक दंड को हटाना शामिल है। भारत ने विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है, जो 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गई है। पीयूष गोयल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी निवेश को बढ़ावा देने, व्यवसायों का समर्थन करने और भारत के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 का 21वां वार्षिक सम्मेलन मिजोरम विधानसभा में शुरू हुआ। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, उपस्थित थे। ओम बिरला ने विधानसभा भवन के आर्काइव सेल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष, भारत क्षेत्र जोन 3 के अध्यक्ष और मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा पहले सत्र में उपस्थित रहे। अपने उद्घाटन भाषण में ओम बिरला ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उत्तर पूर्वी प्रदेशों के विकास के नए रास्ते खुले हैं, नई संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। यहाँ के हस्तशिल्प, कला, यहाँ की इंडस्ट्रीज, यहाँ के व्यापार की नई संभावनाओं को देश और अंतर्राष्ट्रीय जोड़ने का भी प्रयास सरकारों द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और ASI को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले वाली फाइल पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया था कि मुगल कालीन जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने फाइल पेश करने के लिए आखिरी मौका दिया है। मामले की सुनवाई अक्टूबर में होगी। कोर्ट में दायर याचिकाओं में जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और इसके आसपास से सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पोषण माह कार्यक्रमों के तहत लक्षद्वीप के सभी 10 द्वीपों में कई जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। महिला एवं बाल कल्याण और विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एंट्रोथ द्वीप में पोषण माह कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं। इस दौरान पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप में नवजात से लेकर 6 साल तक के बच्चों का विकास और वजन दर्ज किया जा रहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना और एनीमिया की स्थिति पर भी नज़र रखी जा रही है। एंट्रोथ द्वीप में महिलाओं के लिए विशेष योग प्रशिक्षण सत्र, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत माताओं और बच्चों के साथ पेड़ पौधे लगाना और थीम आधारित साइकिल रैली सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विश्व पर्यटन दिवस 2024 के समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विश्व पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन राज्य मंत्री एवं पर्यटन सचिव सहित सभी अधिकारी इस समारोह में उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी को विश्व पर्यटन दिवस की बधाई देते हुए पर्यटन के क्षेत्र के महत्व के बारे में बताया। साथ ही इस बार की थीम के बारे में भी कहा। The theme this year is very thoughtful and bears huge contemporaneous relevance. Tourism and peace. The theme underlines something very deep. It is connect amongst human resource, connect amongst people, people to people contact. That is conducive for harmony. That generates an ecosystem of exchange of ideas. And therefore, rightly so, tourism contributes massively to peace. The theme is not a day too soon. The entire world is yearning for peace. इस अवसर पर पर्यटन केंद्रीय मंत्री ने कहा, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां विभिन्न संस्कृतियों का और विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आपसी समाज का एक सेतु बन सकता है। साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। पर्यटन स्थलों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एक मास्टर लिस्ट शीघ्र ही हम जारी करने वाले हैं। चलो इंडिया अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ, उसके तहत 1 लाख विदेशी पर्यटकों को आने वाले समय में वीजा शुल्क से मुक्ति जो है फ्री वीजा प्रदान किया जाएगा। देश के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इन 2 योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री की ग्लोबल चेन्स के साथ में IHMs के इस MOU पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत में इस अवसर पर 2023 में शुरू हुए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की 8 श्रेणियों में 36 गांव के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। शहरों की आपाधापी से परेशान लोग प्रकृति की सुषमा के बीच डूबना चाहते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी जगहों को विकसित करे। यही विचार उपराष्ट्रपति का था और यही आग्रह केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने राज्य सरकारों से किया। DD न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ब्रह्मोस अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली पहली कंपनी बनी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं में रिक्तियों में 50% आरक्षण की घोषणा की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारतीय सशस्त्र बलों की अग्निपथ योजना के तहत नए भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से नौकरी आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ब्रह्मोस में नियमित रोजगार के अलावा अग्निवीरों को आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जिससे उन्हें सिविल करियर में फिर से शामिल होने का मौका मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पेसा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री SP सिंह बघेल सहित राज्यों के पंचायत मंत्री, राज्यों के पंचायत राज के वरिष्ठ और जमीनी स्तर के अधिकारियों के अलावा पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, राज्य के पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ और जमीनी स्तर के अधिकारियों के अलावा पंचायत के तीनों स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए। जमीनी स्तर पर पेसा को लागू करने वाले संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पेसा ने जनजातीय समुदाय को नई ताकत दी है। वर्तमान सरकार ने इस पर गंभीरता से काम किया है। इस तीव्र गति से प्रधानमंत्री ने कहा ना कि 3 गुनी, तो 100 दिन में मैं 26 स्थानों पर अपने दोनों विभागों की अलग अलग, कहीं मछली में, कहीं एनिमल हस्बेंड्री में, कहीं पशुपालन में और कहीं पंचायत में 26 केंद्रों पर जा चुका हूं। इससे अंदाज लगा लो कि प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिपरिषद के लोगों से किस प्रकार से आपके हित में, देश के हित में काम करवा रहे हैं। सम्मेलन में हितधारकों के बीच इस अधिनियम की अनिवार्यता और आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। साथ ही अब तक किए गए कार्यों, एक्ट के कार्यान्वयन में प्रमुख कमियों और आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना राज्य के पंचायती राज्य मंत्री भी शामिल हुए। बड़ी सफलता ये है कि लगभग 5000 से ज्यादा हमने एफआईआर नहीं होने दी। फिर गोल्ड खनिज की बात आती है कि माइनिंग का कौन को होगा, तो लगभग 131 माइनिंग के आवेदन पेशा समितियों के सामने है। और तीसरी उपलब्धि मानता हूँ जो 211 के आसपास शराब दुकानें कि भाई हम रखेंगे या बाहर आपको करना पड़ेगी। ये क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। जनमन में तो हम नंबर 1 है। कार्यक्रम में निर्वाचित प्रतिनिधियों, संबंधित सरकारी कर्मचारियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति में अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण बाधाओं और रचनात्मक सुझावों पर बात की गई। कार्यक्रम में देश भर से आए जनप्रतिनिधियों ने अपने जमीनी अनुभव और कठिनाइयों को साझा किया। साथ ही पेसा एक्ट को लेकर उपस्थित लोगों की चिंताओं का समाधान भी किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में पेसा जनजातीय समुदाय को विशेष अधिकार देता है, जिसके माध्यम से वे न सिर्फ सामाजिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां भी अपनी संचालित कर सकते हैं। कुछ हद तक सीमित रूप से कुछ न्यायिक शक्तियां भी पेसा एक्ट के तहत जनजातीय समुदाय को दी गई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक्ट जनजातीय समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। हरियाणा के हिसार में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया है। यहां एक अवैध फैक्ट्री में साइकोट्रॉपिक पदार्थ अल्प्राजोलम का निर्माण किया जाता था और उसकी आपूर्ति की जाती थी। एएनटीएफ ने मौके से 18 किलो अल्प्राजोलम और एक स्कूटी जब्त की है। जब्त की गई दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री के मालिक डॉक्टर नवीन अग्रवाल समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन में अचानक शुक्रवार शाम को हुई तेज बारिश में महाकाल मंदिर गेट 4 की एक दीवार ढह गई, जिसके मलबे में कुछ लोग दब गए और घायल हो गए। वहीं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी अशोक पटेल ने बताया, यहां 4 लोगों को लाया गया था, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और घायलों का इलाज चल रहा है। हमारे पास 4 मरीज आए हैं और उसमें से 2 ब्राडेड है और 2 की इलाज जारी है यहाँ पे, है ना। बाकी और कुछ यहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे और इंतजार कर रही है। जैसे वहाँ से कोई टीम आएगी तो हम उसका इलाज प्रॉपर होगा, कुछ रिफ़र करने जैसे उनको रिफ़र किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि संघर्ष समिति ने मस्जिदों के अवैध निर्माण के खिलाफ शुक्रवार को जनाक्रोश रैली निकाली। गलोड़ और कांगू क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिदों और समुदाय विशेष की संदिग्ध गतिविधियों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा और सरकार से ठोस नीति बनाए जाने की मांग की। क्षेत्र में कुछ दूसरे धर्मावलंबी, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आतंकवादियों के रूप में दूसरे धर्मावलंबी घर घर फेरी वालों के रूप में घूम रहे हैं। हमारे इलाका के जो गांववासी लोग हैं, हम गांव में जाते रहते हैं तो हमसे बात करते हैं, कुछ लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत दुख की बात है ये, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, ये फेरी वाले अनेक रूपों में आते हैं। हम जब किसी को चेक करते हैं, सब ने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड बनाए हैं,
प्रशासन से हमारा ये निवेदन है करबद्ध कि इनकी ठीक ढंग से वेरिफिकेशन जांच पड़ताल की जाए और हमारे इलाका को इनसे मुक्त करवाया जाए। वहीं गलोड़ के तहसीलदार केशव कुमार ने बताया कि अवैध निर्माण वाले धार्मिक स्थलों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है हमारे दफ्तर में कि कुछ अलग रिलीजन के प्रवासी जो हैं यहाँ पर ज़्यादा होते जा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनकी पहचान की जाए और कुछ अवैध निर्माण किया गया है कुछ प्रवासियों द्वारा, तो उसकी भी जांच की जाए। तो हम अपने जो फील्ड स्टाफ है उसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद जो भी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयानों को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया। नेम प्लेट विवाद पर विक्रमादित्य सिंह के बयान को लेकर पार्टी नाराज चल रही थी और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। विक्रमादित्य सिंह के साथ बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा, उनसे साफ कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी मंत्री या पार्टी पदाधिकारी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के खिलाफ नहीं जा सकता। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मीडिया ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया, उनका इरादा वो नहीं था। Strongly convey the sentiments of the Congress party. No minister or no party functionary cannot go against the party policies and the ideologies. Rahul Gandhi is doing this actually the love and affection, he's spreading love and affection against the hatred. Congress President Mallikarjuna Kharge ji also talking about the love and affections among the people. We cannot create hatred anymore. We cannot go, we are for very strongly we are believing in togetherness. शुक्रवार को आइजोल में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्योग महासंघ द्वारा उत्तर पूर्व में MSME पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री एफ रोडिंगलियाना उपस्थित थे। एफ रोडिंगलियाना ने आइजोल को सम्मेलन स्थल के रूप में चुनने के लिए सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि हैंड होल्डिंग नीति राज्य भर के उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये योजना कृषि और उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है। मिजोरम का लक्ष्य खुद को कृषि आधारित और बागवानी आधारित उद्योगों के केंद्र के रूप में स्थापित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र में भाग लिया। एस जयशंकर ने महासभा में भाग लेने के बाद ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बहुपक्षवाद में सुधार और विकास को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स के महत्व को भी रेखांकित किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 से 29 सितंबर तक ग्रीस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने ग्रीस के नौसेना प्रमुख के साथ रक्षा सहयोग, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, संयुक्त प्रशिक्षण पहल और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच भविष्य के परिचालन सहयोग की संभावनाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। नौसेना प्रमुख ने ग्रीस के उपरक्षा मंत्री इयोनिस केफालोगियानिस और हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल क्रिस्टोस सासियाकोस से भी मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने व भूमध्य सागर में सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और रक्षा उद्योग में सहयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को अपना नेता चुन लिया है, जो प्रधानमंत्री के रूप में अगले सप्ताह कार्यभार संभालेंगे। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP में मतदान के जरिए इशिबा को तकनीकी रूप से पार्टी का नया नेता चुना गया। पार्टी के चुनाव में 2 महिलाओं सहित 9 उम्मीदवार मैदान में थे। पार्टी के सांसदों और जमीनी स्तर के सदस्यों ने मतदान के जरिए इशिबा को चुना। इशिबा ने कट्टरपंथी राष्ट्रवादी साने ताकाइची को रन ऑफ वोट में हराया।
साने ताकाइची को कुल 194 वोट मिले हैं, जबकि शिगेरू इशिबा को 215 वोट मिले। अगले सप्ताह संसद में प्रस्तावित मतदान में उनका प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना तय है, क्योंकि पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों सदनों में बहुमत में है। शिगेरू अपने कार्यालय में मॉडल युद्धपोत और लड़ाकू विमान रखने के लिए जाने जाते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री को चीन और उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए एशियाई नाटो के निर्माण का प्रस्ताव देने के लिए जाना जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।